नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिना चुनाव के भाजपा गठबंधन ने 360 का जादुई आंकड़ा छू लिया है। ये बात सुनकर न ठिठकिएगा न चौंकिएगा, ठहरिए और सुनिए कि दरअसल किस तरह की पृष्ठभूमि मोदी शाह ने रची थी और ये योजना कोई आज की नहीं है। इस पर काम पिछले कई महीनों से हो रहा है, क्योंकि भाजपा 2047 का जो एक खाका लेकर चल रही है, उस खाके के लिहाज से ये जरूरी है कि वो जिस तरह के निर्णय सदन के जरिए कराना चाहते हैं वो निर्णय हो। और ये तभी मुमकिन है जब सदन में अपनी सदस्य संख्या जो है वो इतनी पर्याप्त हो कि जो बिल चाहे वो पास करा ले, फिर चाहे मामला संख्या का लोकसभा में हो या राज्यसभा में। राज्यसभा का हर्डल पूरा कर लिया है एनडीए ने। असली मामला जो रहा वो कहां रहा? वो लोकसभा में रहा। और उस लिहाज से बीजेपी के रणनीतिकारों ने जो ताना बाना बुना, उस ताने बाने में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी, हेमंता बिस्वा सरना, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, इन तमाम लोगों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके तहत पूरा आप ये कहें कि घेरा बनाया गया था कि 360 जुटाना है, वो मामला आप एक तरह से कहें कि करीब करीब अब धरातल पर उतरने जा रहा है। और इसमें किसे क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जिनके सांसद आ रहे हैं, और क्या कुछ होने जा रहा है, खास तौर से अगर हम दक्षिण के लिहाज से देखें तो। क्योंकि ये योजना महज 2029 तक की नहीं है, मामला 2047 तक का है। और उस लिहाज से दक्षिण का क्या ताना बाना है उसको भी थोड़ा हम लोग समझेंगे। लेकिन शुरुआत इस बात से करते हैं कि आखिर में किसे कौन सा मिशन सौंपा गया और क्या जिम्मेदारी रही, और किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन ने 360 का आंकड़ा छू लिया है। देखिए, पहली और जो सबसे बड़ी चीज जुड़ी है वो हेमंता और शुभेंदु अधिकारी से जुड़ी हुई है। देखिए, शुभेंदु को सीधे सीधे टास्क जो दिया गया था वो ये कि आप पश्चिम बंगाल को निकालिए, और उसे निकालने के लिए जो कुछ करना हो वो करिए। चूंकि जैसे ही टीएमसी हारती वैसे ही उसका पतन तय था। और आप देखिए कि शुभेंदु को यह काम दिया गया और उस पर वो खरे उतरे। आज टीएमसी के 20 सांसद अलग पार्टी बनाकर, यानी आप कहें कि ममता बनर्जी से अलग होकर एनडीए के साथ आने के लिए तैयार खड़े। यह टास्क था शुभेंदु का। महाराष्ट्र में चलिए एकनाथ शिंदे का टास्क देखिए किस तरह से हलचल मची हुई है। कहां? उद्धव ठाकरे खेमे में। देखिए, पहला टास्क तो उनका जो था वो आप देख रहे हैं कि शिवसेना उन्होंने तोड़ी, क्योंकि शिवसेना ने हिंदुत्व के साथ विद्रोह किया था। यानी जब उद्धव ठाकरे शिवसेना के अगुवा हुआ करते थे, इन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ी, और जब विचारधारा छोड़ी तो इनके साथियों ने उनको छोड़ दिया और एक शिवसेना बनी, असली शिवसेना जिसे कहा गया, जो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में। अब उनको टास्क ये था कि पूरा मिला लो, सब इनका कोई नाम लेवा न बचे। उस टास्क पर वो खरा उतर रहे हैं। अभी ये जानकारी है कि तकरीबन 7 से 8 सांसद सीधे संपर्क में हैं। किसके? उद्धव ठाकरे के, एकनाथ शिंदे के। इस कारण जो उद्धव सेना है वो डरी हुई है। खासतौर से अगर आप कहें कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत, इन लोगों की हालत खराब हो रखी है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि इनके जो सांसद है वो इनका दामन छोड़कर भागने को तैयार है। और कमोबेश यही स्थिति जो है वो शरद पवार गुट के साथ भी है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि क्या हो रहा है। संजय राउत सलाह दे रहे हैं सुप्रिया सूले को कि आप लोग क्या करिए कि आप लोग जिस तरह से ममता बनर्जी जो है अपना विलय कांग्रेस में कर रही हैं, उसी तरह से आप लोग भी अपना विलय कर लीजिए, नहीं तो आपके जो सांसद हैं वो बचेंगे नहीं। सुप्रिया सूले कह रहे हैं कि देखिए, सुझाव आपका ठीक है लेकिन इस पर विचार किया जाएगा बाद में, अभी नहीं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका सीधा मतलब है कि
महाराष्ट्र में जो काम एक तरीके से कहा जाए कि अजीत दादा पवार को सौंपा गया था, तो खैर वो तो अब रहे नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभा दिया है। और जो दूसरा गुट है शरद पवार वाला, उस गुट के लिए भी अब आप एक तरह से कहें कि तस्वीर बहुत सुनहरी नहीं रही है, तो उनका भी भविष्य जिधर है वो बताने की जरूरत नहीं है। और आप देखिए 2-3 दिन पहले से ही हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र को लेकर इनकी अपनी गजब की योजना है, और वो जो योजना है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से सांसद जो है वो इधर उधर डोल रहे हैं। तो एक काम शुभेंदु ने किया, दूसरा एकनाथ शिंदे ने कर दिया। तीसरा टास्क आप देखिए, जो बड़ा टास्क है जिसको लेकर चर्चा कम हो रही है और उस पर बात भी ज्यादा नहीं हो रही है, वो है अन्नामलाई। देखिए अन्नामलाई को लेकर ये कहा जा रहा है कि साहब देखिए उन्हें भाजपा छोड़ दी। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, भाजपा उन्होंने छोड़ी नहीं है। दरअसल जिस तरह की तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में जो जिम्मेदारी अन्नामलाई के हवाले की गई है, उस जिम्मेदारी का नतीजा है कि डीएमके जो है वो तीसरा मोर्चा बनाने जा रही है। और ये मसला सिर्फ तीसरे मोर्चे तक ही नहीं रहने वाला है, यही डीएमके जो है वो बीजेपी को का जो गठबंधन का जो मुद्दा है उस मुद्दे को सपोर्ट भी करने जा रही है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इनका आला कमान है, आप जो ट्रैक 2 कहते हैं, ट्रैक 2 पर बातचीत हो रही है। और वो बातचीत इसी मसले पर है कि हमें खास तौर से राष्ट्रीय हित में एक साथ खड़ा होना है। और अगर आपको राष्ट्रीय हित ना दिख रहा हो तो कम से कम अपना हित देख लीजिए कि कांग्रेस आपको डुबाने के लिए थलपति विजय के साथ गलबहियां कर रही है, तो अब आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि ये जो इनके 22 हैं वो 22 भी आप मानकर चलिए कि समर्थन देंगे ही देंगे। किस मुद्दा आधारित समर्थन होगा वो आप स्पष्ट रहिए। तो इधर 22 हो गए, उधर 20 हो गए, ये हो गए 42, और 17 आपके हो गए किसके, जो महाराष्ट्र में है। उसमें 17 में आप एक तरह से कहें कि 2 कम कर लिए, साथी अभी संपर्क में है, और उधर तो 8 ही है, तो 15, तो 42 और 15 हो गया 57। 57 एमपी जो है वो एक तरह से कहा जाए कि जो टास्क था वो टास्क की वजह से एकदम लाइन पे है। और ये देखिए, ये जो मुमकिन हुआ है उस मुमकिन होने का सबसे बड़ा कारण है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने पूरा सिनेरियो ही बदल दिया है। जिस 360 को एक ऐसा आंकड़ा माना जा रहा था और जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि कुछ नहीं हो सकता भाजपा का, उसके गठबंधन का, देखिए क्या हो रहा है। अगला जो टास्क है वो टास्क चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के पास है। देखिए चंद्रबाबू नायडू ने एक लंबा लेख लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जब उन्होंने 12 साल का अपना बतौर प्रधानमंत्री वाला कार्यकाल पूरा किया। उस लेख के जरिए चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा साफ संदेश दिया है दक्षिण को कि देखिए नरेंद्र मोदी के दौर में भी भारत जो है वो अपने स्वर्णिम कालखंड में चल रहा है, तो हमें इस स्वर्णिम कालखंड को बनाए रखना है, और जब बनाए रखना है तो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहना है। देखिए चंद्रबाबू नायडू के लिखने का सीधा मतलब यही है, और वो दक्षिण को सीधा एड्रेस कर रहे हैं, और वहां से एक तरह से आप कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज बना रहे हैं दक्षिण के लिए। देखिए दक्षिण 2029 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से और 2047 के विजन के लिहाज से बहुत जरूरी है कि यहां पर जो बीजेपी गठबंधन है उसकी पैठ मजबूत हो, और खास तौर से बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़े। यह स्वीकार्यता वाला ही मसला है जिसकी वजह से अन्नामलाई को कहा गया कि साहब आप जो है अपना पार्टी बनाइए और काम शुरू करिए। अगर स्वीकार्यता होती तमिलनाडु में तो सरकार वहां थलपति विजय की नहीं, एआईएडीएमके और बीजेपी की होती, लेकिन वहां नहीं है तो दूसरा रास्ता अपनाया गया। उसी रास्ते पर अन्नामलाई चल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने वही लेख लिखा है, वो लेख दरअसल इसी रास्ते की तरफ। और पवन कल्याण को कहा गया है कि तेलंगाना में आप थोड़ा जो है एक्टिव होइए, और देखिए वो तेलंगाना में गए तो कांग्रेस की चूल्हे हिल गई। आप देखिए क्या क्या स्थिति है वहां, तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी हालत खराब हो गई पवन कल्याण के पहुंचते ही। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि एक तो पवन कल्याण स्टार है, ठीक है,
और दक्षिण की राजनीति में यह बड़ी चीज है कि स्टार पॉलिटिक्स। दूसरा, वो जिस समाज से आते हैं उस समाज की अच्छी खासी तादाद तेलंगाना में भी है। तो इसलिए ये जो देखिए चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण वाला टास्क है, ये टास्क 2029 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कि उसमें वहां जो है हम लोगों को सेट करना है चीजों को। और अगर आप अभी 360 वाले लिहाज से देखें तो 360 वाला जो आंकड़ा है उस आंकड़े में हमने आपको बताया कि 57 वाला मामला तो एकदम सेट हो चुका है। अब जब आप उस 57 में कहेंगे तो अभी भी जो 10 का आंकड़ा कम हो रहा है वही 10 का आंकड़ा, चूंकि 293 ही तो है, 293 और 57 385 हुए। ये जो 10 वाला खेल है, इसी 10 वाले खेल से कांग्रेस डरी हुई है और इसीलिए उसने जो है अर्जेंट बैठक बुलाई थी, क्योंकि उसको डर है कि कहीं महाराष्ट्र में जो उनके सांसद हैं वो सांसद गेम न कर दे। कब? जब भाजपा को विशेष बहुमत की जरूरत हो। और यहीं पर हेमंता जो है वो आप एक तरह से कहें कि सबसे कारगर रणनीतिकार है, क्योंकि वो लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं, तो कहां कौन है, किसकी क्या जिम्मेदारी है और क्या लूपहोल हो सब जानते हैं। अभी देखिए सुष्मिता देव आई ना, मिली हेमंता से, तो ये लोग हैं जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी रही और इन्होंने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और 360 का जो आंकड़ा है उस आंकड़े तक बीजेपी को पहुंचा दिया। यह अब साफ दिखाई देने लगा है जिस तरह की हलचल चल रही है और जैसे विपक्ष परेशान है उसे देखते हुए।